नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबरों के मेन्यू में आज क्या क्या खास है आपके लिए। सबसे पहले जानेंगे आपको ईवीएम पॉलिटिक्स के ग्राउंड जीरो लेकर चलेंगे। शरद पवार आज सोलापुर का मारकवाड़ी गांव पहुंच गए थे। मैसेज दिया कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लेकर आओ। विपक्ष इसे एपिसेंटर बनाएगा। इस बीच दो विधायकों ने बैलेट पेपर के लिए इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। हिंदुत्व और जय श्री राम के नारे पर 5 साल पुराना विवाद फिर जिंदा हो गया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी बताने के बाद अब जय श्री राम के नारे को मुसलमानों को चिढ़ाने वाला बता दिया है। बीजेपी और साधु संत नाराज हैं। यह मामला एमपी की घटना से जुड़ा हुआ है। इसके बाद दो बिजनेसमैन के नाम पर दो सियासी पार्टियों का आर पार दिखाने वाले हैं। राहुल गांधी के बाद बीजेपी ने अब सोनिया गांधी का भी जॉर्ज सोरोस के साथ नाम जोड़ दिया है। वहीं अदानी को लेकर कांग्रेस अपने हमलों पर कायम है। आज दोनों पार्टियों ने सोशल मीडिया पर जमकर लड़ाई लड़ी है। और आखिर में बात करेंगे सीरिया की। 50 साल का राज था असद खानदान का सीरिया पर, लेकिन सिर्फ 11 दिन में तख्ता पलट गया। राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भाग चुके हैं और दमिश्क में विद्रोही सड़कों पर नाच रहे हैं। जानेंगे 13 साल का गृह युद्ध खत्म होगा या फिर और ज्यादा आगे आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। तो चलिए जनहित की शुरुआत करते हैं। विस्तार से एक एक खबर आपके सामने रखते हैं। केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आज उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। हुआ यूं कि आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के मुखिया फर्जी एलएलबी डिग्री विवाद में घिर गए हैं। देखिए ये कौन है और केजरीवाल के लिए इतने ज्यादा अहम क्यों हैं। ये वही शख्स है जिन्हें अरविंद केजरीवाल के कानून कवच तौर पर पहचाना जाता है। इनका नाम है संजीव नासियार। पेशे से वकील हैं। आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के अध्यक्ष और दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष संजीव नासियार को आपने कई बार केजरीवाल की जमानत के लिए उनकी ओर से अदालत में पैरवी करते हुए देखा और सुना होगा। अरविंद केजरीवाल जी की जब बेल होती है तो तुरंत बाद ऐसा ऑर्डर आना ये जाहिर करता है कि इस देश के अंदर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जिस पर केजरीवाल और उनकी पार्टी को कानूनी दाव पेच से बचाने और निकालने का जिम्मा था, उनकी कानून वाली डिग्री ही सवालों के घेरे में आ गई है। इसलिए देश भर के वकीलों की सबसे बड़ी संस्था यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रविवार को एक चिट्ठी जारी करते हुए संजीव को दिल्ली बार काउंसिल उपाध्यक्ष पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिल्ली बार काउंसिल के सचिव को नासियार की एलएलबी की प्रामाणिकता की सीबीआई से जांच कराने को कहा है, क्योंकि देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से संजीव नासियार ने एलएलबी की पढ़ाई की। दिल्ली बार काउंसिल में नासियार के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई। जांच के दौरान नासियार की डिग्री में प्रामाणिकता पर शक पाया। पता चला कि संजीव जब यूनिवर्सिटी में थे तब वहां एलएलबी कोर्स की मंजूरी ही नहीं थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स में लिखावट और स्याही से छेड़छाड़ के भी सबूत मिले। लेकिन संजीव नासियार की पार्टी कह रही है कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए संजीव को निशाना बनाया जा रहा है। संजीव नासियार जी की सिर्फ एक गलती है कि वो आइडियोलॉजिकली आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वो वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो वकीलों के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि संजीव नासियार आम आदमी पार्टी के पहले ऐसे नेता नहीं है जिनकी डिग्री पर सवाल उठे हैं। इससे पहले डिग्री विवाद के चलते आप सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर को कुर्सी छोड़कर जेल जाना पड़ा था। इसके अलावा केजरीवाल के विधायक भावना गौड़, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह और मौजूदा विधायक विशेष रवि की डिग्री और दस्तावेजों पर सवालिया निशान लग चुके हैं। राजधानी दिल्ली से बाहर निकलकर लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, लेकिन बात करेंगे ईवीएम की। ये तय मानकर चले कि कुछ ही दिन में महाराष्ट्र के मारकड़वाड़ी गांव का नाम पूरे देश को रटा जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र का ये गांव ईवीएम के विरोध और बैलेट पेपर को वापस लाने की मुहिम का कुरुक्षेत्र बनता दिख रहा है। विपक्ष की ईवीएम विरोध की सियासत आज कहां तक पहुंची है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई में इंडिया अलायंस ने अपना हॉटस्पॉट या यूं कहें कि कुरुक्षेत्र ढूंढ लिया है। नाम है सोलापुर का मारकड़वाड़ी गांव। देखने में तो आम गांव की तरह है, लेकिन गांव में शरद पवार की एंट्री ने, उनकी एक पब्लिक मीटिंग ने मारकड़वाड़ी को महाराष्ट्र समेत देश की सियासत के सेंटर पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। देश भर में आज मारकड़वाड़ी गांव की चर्चा है।
चुनाव के नतीजों पर गांव के लोगों को संदेह था। मुझे लगता है आपका शक सही है। अमेरिका, इंग्लैंड में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते। जिन चुनाव नतीजों की बात पवार कर रहे थे उस पूरे एपिसोड को भी समझे। मारकरवाड़ी के लोगों का कहना है कि वो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, क्योंकि उनका एक मुश्त वोट पवार के कैंडिडेट को गया था, मगर गिनती में बीजेपी आगे रही, ये समझ नहीं आया। मारकरवाड़ी गांव मालशिरस विधानसभा सीट में आता है। 20 नवंबर के वोट 23 नवंबर को गिने गए तो शरद पवार के कैंडिडेट उत्तम राव जानकर 13,000 वोटों से चुनाव जीत गए, लेकिन मारकरवाड़ी में पीछे रह गए। मारकरवाड़ी गांव के बूथ पर 2,476 वोट हैं। इनमें से 1905 लोगों ने वोट डाले। गिनती हुई तब इस बूथ पर बीजेपी को 1003 और एनसीपीएस को 843 वोट मिले। बस फिर क्या था, इंडिया अलायंस के लिए मारकरवाड़ी एक सैंपल बन गया और ईवीएम के मुद्दे को जान मिल गई। गांव में बकायदा ऐलान हुआ, एक बार फिर बैलेट वोटिंग कराएंगे। तैयारी भी हुई, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। आज जब पवार पहुंचे तो उनके कैंडिडेट को भी जोश आ गया। कहा, ईवीएम के नाम पर सीट छोड़ रहा हूँ। निवडणूक आयोगाकडे बॅलेट वरती निवडणूक घेण्याच्या अटीवरती मी राजीनामा द्यायला तयार आहे। देशातली एक निवडणूक बॅलेटवर घेऊ शकत नाही, अडचण काय? शरद पवार ने मुद्दा उठाया तो सपोर्ट कांग्रेस और उद्धव गुट ने भी किया। जनता की ये भूमिका है कि हमारा वोट अब बैलेट पे होना चाहिए, मशीन में नहीं होना चाहिए। ये जनता की भावना है। ये आंदोलन ये कोई 1-2 दिन का नहीं है, ये एक लंबा चलने वाला आंदोलन है, क्योंकि ये सारी जनता जो है, देश की जनता आज पूछ रही है कि अगर कोई भी जीत रहा हो या हार रहा हो, उसमें सत्य क्या है। लेकिन महायुति के नेताओं का कहना है कि जनता ने मैंडेट दे दिया है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। विपक्ष को ये जो महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। एक पॉजिटिव उनका अप्रोच होना चाहिए। वैसे सियासत का एक उसूल है कि वो चौंकाती जरूर है। 2019 के विधानसभा चुनाव में सतारा में शरद पवार ने भीगते हुए भाषण दिया था। तब एनसीपी को 54 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार भतीजे के सामने पवार का करिश्मा नहीं दिखा। हो सकता है पवार साहिब के लिए सियासी जमीन पर ईवीएम वाला प्रहार काम आ जाए। वैसे दिलचस्प बात यह है कि ईवीएम का विरोध विपक्ष में एका करा रहा है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर दरार पड़ रही है। बाबरी विध्वंस को लेकर गर्व करने पर अबू आजमी ने उद्धव सेना से रिश्ता तोड़ने की मांग की थी। आज उद्धव सेना ने कह दिया कि वो हिंदुत्व नहीं छोड़ेगी। यह भी दिलचस्प है कि इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। ममता बनर्जी ने कल इंडिया अलायंस के नेतृत्व की इच्छा जताई तो सबसे पहले उनके समर्थन में विपक्ष की जो 2 पार्टियां आई वो है समाजवादी पार्टी और उद्धव की शिवसेना। लेकिन एक ही दिन में अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे के सामने धर्म संकट आ गया है कि कहां हिंदुत्व की बातें और कहां बाबरी की पैरवी। दोनों के नेता एक साथ रहेंगे कैसे? ये घमासान उद्धव के करीबी नेता मिलिंद नार्वेकर की इस पोस्ट से छिड़ा जो उन्होंने 6 दिसंबर को किया था। इसमें बाला साहिब ठाकरे का वो बयान भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबरी ढांचे को ढहाने वालों पर उन्हें गर्व है। पोस्ट देखते ही समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी उखड़ गए। ऐलान कर दिया कि उद्धव शिवसेना के साथ नहीं रहेंगे, अखिलेश को कहेंगे कि रिश्ते तोड़ दे। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, डिमोलिश किया, उसको हम बधाई देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती जो लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। अबू आजमी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि अखिलेश उनकी सुनेंगे और सांप्रदायिक सोच रखने वाली उद्धव की शिवसेना से जल्द रिश्ता तोड़ेंगे। अखिलेश जी से मैंने बात नहीं की अभी तक, उनको मैसेज दिया है मैंने। हमने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ विकास अघाड़ी ऐसे लोगों के साथ जो कहते हैं हम हिंदुत्व के मुद्दे पर चलेंगे, हम बाबरी मस्जिद के शहीद होने वालों को बधाई देंगे, तो समाजवादी पार्टी उनसे अलग है। लेकिन आजमी को न अखिलेश न ही कांग्रेस और शरद पवार से सटीक जवाब मिला। अबू आजमी से स्टेटमेंट माझ्या माहितीत आलं। लेकिन उद्धव सेना ने आज पलटकर हमला किया। आदित्य ठाकरे ने कहा हम हिंदुत्व नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम भी बता दिया। मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की
और इस चुनाव में भी मुझे ज्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। अबू आजमी के अकेले पड़ने को अब इस तरह देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर ही चलेगी। गठबंधन में रहना या ना रहना उनकी मर्जी है, लेकिन कांग्रेस या शरद पवार की एनसीपी उद्धव से कुछ नहीं कहेगी। उसकी जो भी हिंदुत्व वाली लाइन हो तब भी। और अब बात गौतम अडानी वर्सेस जॉर्ज सोरोस की, जो इस वक्त देश की दोनों बड़ी पार्टियों को राजनीति का सबसे बड़ा मारक अस्त्र लग रहा है। कांग्रेस के अडानी एजेंडे के जवाब में बीजेपी ने सोरोस का जिक्र तेज कर दिया है। आज बीजेपी ने सोनिया गांधी पर कई आरोप लगाए। दुनिया के दो बड़े बिजनेसमैन, एक गौतम अडानी, दूसरा जॉर्ज सोरोस। दोनों के अलग अलग काम धंधे, दोनों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन देश की सियासी लड़ाई में अब ये दोनों हथियार साबित हो रहे हैं। दोनों सियासी बढ़त के लिए आजमाए जा रहे हैं। राहुल गांधी की अडानी पॉलिटिक्स के जवाब में बीजेपी के दो सांसदों ने उन्हें देशद्रोही और भारत विरोधी त्रिकोण का तीसरा कोना बताया था। कांग्रेस ने इस पर निशिकांत दुबे और संबित पात्रा के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया था। भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस से लिंक जोड़ने के बावजूद अडानी ग्रुप मुद्दे पर राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। काली जैकेट के बाद काले मास्क पहनकर प्रदर्शन किया। और आज बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के साजिश वाले लिंक में राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी को भी जोड़ दिया। पार्टी ने आज अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से कई तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स और मीडिया क्लिपिंग पोस्ट की। बीजेपी ने एफडीएल एपी फाउंडेशन के 4 को प्रेसिडेंट की तस्वीरों में सोनिया गांधी को भी दिखाया और आरोप लगाया कि एफडीएल एपी फाउंडेशन की को चेयरमैन के तौर पर सोनिया गांधी का भी जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन है। आरोप लगाया कि एफडीएल एपी का उस संगठन से संबंध है जिसे जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन फंड देता है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन के भी रिश्ते जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं। एफडीएल-एपी यानी द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर 1994 में बना था। राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी बतौर को प्रेसिडेंट इससे जुड़ी थी। बीजेपी ने वो डॉक्यूमेंट भी सामने रखा जिसमें एफडीएल-एपी को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से फंड मिलने का जिक्र है। बीजेपी ने एफडीएल-एपी के डॉक्यूमेंट का चौथा पन्ना जिसमें कश्मीर का जिक्र है उसे दिखाते हुए आरोप लगाया कि एफडीएल-एपी फाउंडेशन का विचार रहा है कि कश्मीर को एक अलग इकाई के रूप में माना जाए। सोनिया गांधी और कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र मानने वाले संगठन में यहाँ जुड़ाव साफ दिखता है। ये भारत के अंतरिम मामलों में विदेशी संस्थाओं और ऐसे संबंधों का सियासी प्रभाव बताता है। अपनी पोस्ट के अगले हिस्से में बीजेपी ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता में राजीव गांधी फाउंडेशन की जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से हुई साझेदारियों के सबूत पेश करने का दावा किया और इसे विदेशी फंडिंग के प्रभाव से जोड़ा। एक्स पोस्ट में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सोरोस के करीबी उनके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी के शामिल होने की तस्वीर भी दोबारा शेयर की। 5 दिसंबर को बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी यही तस्वीर दिखाई थी और इसे राहुल का सोरोस कनेक्शन बताया था। ये है सलील शेट्टी, जो राहुल गांधी के साथ सलील शेट्टी चल रहे थे, वो राहुल गांधी और सलील शेट्टी और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से ये दो बदन एक आत्मा है। बीजेपी ने अपनी पोस्ट में 2 और स्क्रीनशॉट शेयर किए। एक में पूछा कि राहुल गांधी की हर मीडिया ब्रीफिंग में ओसीसीआरपी लाइव क्यों दिखाता था। दूसरे में कांग्रेस नेता शशि थरूर की एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई और दावा किया कि शशि थरूर ने खुद जॉर्ज सोरोस को अपना मित्र बताया था। अडानी को लेकर राहुल और सोरोस को एक एजेंडे पर बताते हुए बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस का वो बयान भी शेयर किया जिसमें अडानी का जिक्र था। इंडिया, मोदी and business tycoon Adani are close allies. जॉर्ज सोरोस का भारत विरोधी एजेंडा कई बार जग जाहिर हुआ। बीजेपी ने फिर आरोप लगाया कि सोरोस और राहुल गांधी एक मत है कि अडानी का मुद्दा सरकार को गिरा सकता है, इसलिए इनकी टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी एक है। राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल जॉर्ज सोरोस के पास में है। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये सब एक थ्रेड है, रणनीति है, जिसमें भारत के अंदर ये इकोनॉमिक क्योस पहनाना चाहते हैं, जिससे जॉर्ज सोरोस इकोनॉमिकली प्रॉफिट करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकली प्रॉफिट करना चाहती है।
अडानी और सोरोस वाली लड़ाई में कांग्रेस ने भी अब सोशल मीडिया के जरिए ही बीजेपी को जवाब दिया है। OCCRP रिपोर्ट देश के खिलाफ षड्यंत्र है। बीजेपी में बैठे अडानी के जो दलाल हैं उनको OCCRP रिपोर्ट से आपत्ति है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर पता चला था कि अडानी की 4 लिस्टेड कंपनियों में पब्लिक के पास जो शेयर है उनमें से 13% तो विदो अडानी के जो सहयोगी हैं उन्हीं के पास है। फ्रांस की मीडिया पार्ट ने साठगांठ का पर्दाफाश किया। अच्छा, बड़ा एतबार हो गया फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट मीडिया पार्ट, उसका हवाला देकर बीजेपी OCCRP कोई जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस को लेकर मनगढ़ंत कहानियां रच रही है। कांग्रेस ने अमेरिका के उस बयान को भी बीजेपी के लिए झटका बताया है, जिसमें उसने सोरोस को अमेरिकी सरकार की फंडिंग के बीजेपी के आरोप खारिज किए हैं। और अब आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर जो सीधे राहुल गांधी के हवाले से आई है। राहुल के मुताबिक उन्हें पता चला है कि मोदी सरकार आने वाले वक्त में जीएसटी में बदलाव करने जा रही है। राहुल के दावे में कितनी सच्चाई है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। राहुल गांधी ने देश के मिडिल क्लास की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट में बड़ा दावा किया है। सुनने में आ रहा है कि जीएसटी से लगातार बढ़ती वसूली के बीच सरकार एक नया टैक्स स्लैब पेश करने जा रही है। आपकी जरूरत की चीजों पर जीएसटी बढ़ाने की योजना है। नए टैक्स स्लैब की हवा उड़ा रहे राहुल गांधी उन लोगों को भी टेंशन दे गए जिनके घर में शादियां होने वाली हैं। राहुल कह रहे हैं, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, लोग कब से पाई जोड़कर पैसे इकट्ठा कर रहे होंगे और सरकार इसी बीच 1500 से ऊपर के कपड़ों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% करने जा रही है। हालांकि इतने बड़े दावे को देश के सामने रखने के दौरान राहुल ने रेफरेंस के तौर पर सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया, सुनने में आ रहा है। तो क्या देश की संसद में विपक्ष को लीड करने वाला नेता किसी के कहने या सुनने के बाद इतने बड़े दावे कर रहा है? राहुल के दावों पर अब बीजेपी उन्हें घेर रही है। ये बात सही है कि राहुल ने अपने दावों का पुख्ता सोर्स नहीं बताया, लेकिन सरकार के आंकड़ों का हवाला देकर एक पोस्टर शेयर किया जिसके एनालिसिस में पता चला कि कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा पिछले 10 सालों में इनकम टैक्स के मुकाबले कम बढ़ा है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये फिलहाल किसी को नहीं पता। इधर देश का बजट बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 6 दिसंबर से ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर मीटिंग्स कर रही हैं, जिसमें एक्सपर्ट से सुझाव लिए जा रहे हैं। राजनीति में अपनी हाजिरी दर्ज कराने का सटीक फंडा है बयानबाजी। कुछ भी ऐसा बोलो जो चर्चा में आ जाए। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व के बाद अब जय श्री राम के नारे पर ज्ञान देकर विवाद छेड़ दिया है। लोगों का गुस्सा इल्तिजा की गिरफ्तारी की मांग तक पहुंच गया है, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती अपने बयान पर कायम है। ये मई 2019 की बात है, जब पश्चिम बंगाल के 24 परगना में सीएम ममता बनर्जी गुस्से से भड़क गई थी। रास्ते में लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए थे। ममता गुस्से में काफिला रुकवाकर सड़क पर आ गई थी। तब पहली बार कहा, बोला और सुना गया कि जय श्री राम धार्मिक नारा नहीं है, बहुत ही भड़काऊ नारा है। 5 साल बाद फिर बहस जिंदा हुई है कि क्या हिंदुत्व एक बीमारी है और जय श्री राम का नारा जुल्म है। इस बार ये विवाद जम्मू कश्मीर से आया है, लेकिन इसकी जड़ में मध्य प्रदेश की एक घटना है। एमपी के रतलाम में बच्चों की बेरहम पिटाई के वायरल वीडियो पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की 3 दिन बाद नजर पड़ी, तो कल उन्होंने इसे शेयर किया। साथ में लिखा कि ये सब देखकर भगवान राम भी बेबसी और शर्म से सिर झुका लेंगे कि उनके नाम का इस्तेमाल करके नाबालिग मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इसलिए चप्पलों से मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने राम का नाम लेने से इनकार कर दिया। हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया है और भगवान के नाम को कलंकित किया है। जिसने बच्चों की पिटाई की उस पर केस हो चुका है, लेकिन एक आदमी की करतूत पर पूरे हिंदुत्व को बीमारी बता देने पर बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा ने इल्तिजा मुफ्ती की गिरफ्तारी की मांग उठा दी। काश्मीरी पंडितों को मारा गया, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। आज पूरे हिंदू समाज पे तुम उंगली उठाती हो। कश्मीर के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके ऊपर एफआईआर हो, इनके ऊपर केस दर्ज हो और इल्तिजा मुफ्ती को गिरफ्तार करें। इल्तिजा के बयान से साधु संत भी गुस्से में आ गए। उन्होंने भी कहा इल्तिजा माफी मांगे वरना एक्शन हो।
देश में विवाद कराने के लिए, अपमान करने के लिए, उपेक्षा करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व को गाली देने के लिए, संतों को गाली देने के लिए, राम जी को गाली देने के लिए ही आप समय है। हमने तो कभी इस तरह से अल्लाह के ऊपर डायरेक्ट टिप्पणी नहीं की, आपने तो डायरेक्ट प्रभु श्री राम के ऊपर ही टिप्पणी कर डाली। आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम के दरबार पे चल के जाना चाहिए और क्षमा याचना करना चाहिए दरबार में। लेकिन आज इल्तिजा मुफ्ती माफी मांगने की बजाय एक कदम आगे बढ़ गई। हिंदुत्व शब्द को टारगेट करने के बाद आज उन्होंने जय श्री राम के नारे पर भी सवाल उठा दिया। जय श्री राम नारे को मुसलमानों पर जुल्म बता दिया। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स, जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी। इतना ही नहीं, अपने बयान को बदलने की बजाय इल्तिजा ने फिर दोहराया कि हिंदुत्व बीमारी बन गया है। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन, सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। हालांकि इल्तिजा मुफ्ती के बयान को बीजेपी की किसी भी विरोधी पार्टी का अब तक खुलकर साथ नहीं मिल रहा है। कुछ पागल लोग हैं, कुछ जहरीले लोग हैं, कुछ कट्टरपंथी लोग हैं और दुर्भाग्य से वो लोग दोनों तरफ है। दोनों तरफ के कट्टरपंथियों की मजम्मत होनी चाहिए, हिंदू या इस्लाम धर्म की मजम्मत नहीं होनी चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती की सियासत में नई एंट्री हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 2 सीटों से चुनाव लड़ी थी, दोनों जगह से हार गई थी। पीडीपी में आजकल इल्तिजा का बोलना महबूबा मुफ्ती का बोलना माना जाता है। ये भी अनुमान है कि हो सकता है बयान के मकसद चर्चा में आने का भी हो। बात अब किसानों की करेंगे। शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसानों को सरकार की बातों पर यकीन नहीं है। किसान सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, मगर बार बार उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। किसानों से कहा गया है कि चूंकि प्रधानमंत्री हरियाणा आ रहे हैं, इसीलिए दिल्ली चलो की कॉल एक दिन के लिए और टाल दें। पंजाब हरियाणा की सीमा पर बैठे किसानों का दिल्ली चलो प्लान एक बार फिर नाकाम हो गया। शंभू बॉर्डर पर पहले से ही सुरक्षा के सख्त इंतजामों के चलते किसानों का जत्था हरियाणा में भी एंट्री नहीं कर पाया। लेकिन रविवार को भी पूरे दिन बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच हंगामा और बवाल चलता रहा। किसान हैं जो कि पैदल मार्च करना चाहते थे, दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, लेकिन उनको प्रशासन समझा रहा है कि अंदर आगे जाने की इजाजत नहीं है। और फिर एक बार फिर से हरियाणा पुलिस के जवानों की ओर से एक बार फिर से आंसू गैस के गोले जो है वो वहां पर छोड़े गए हैं। सरकार से बातचीत के लिए तय शनिवार का दिन खत्म होने के बाद रविवार को 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने किसानों को रोकने के लिए पहले तो आंसू गैस के गोले दागे और फिर उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। भी 101 बंदे आए हैं, उनको आप चेक कर लीजिए, किसी के पास कोई भी हथियार नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये झंडा है। तो पैदल दे हथे वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन करना जाना, ये सरकार की मर्जी है, साडे गोले मारने। शंभू बॉर्डर पर करीब 4 घंटे तक हुए इस टकराव में 6 किसान घायल हो गए। शाम तक सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद दिल्ली कूच को कैंसिल करते हुए किसान संगठनों ने अपने जत्थे को वापस बुला लिया। निर्णय लिया है प्याज का जत्था हम लोग वापस बुला रहे हैं। आपने जैसे देखा, इस तरह से 12 बजे के बाद लगभग 3:45 बजे तक हमारे जत्थे ने पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर बढ़ने की अपनी तरफ से कोशिश की। हमें ये ज्ञात था कि 101 आदमी की इतनी शक्ति नहीं है जिस तरह का सरकार ने आगे प्रबंध कर रखा है। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या दिल्ली जाने के लिए किसान फिर से कोशिश करेंगे या 300 दिन बाद भी शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले रहेंगे? किसान संगठन कल होने वाली बैठक में इस पर फैसला लेंगे। कल दोनों फोरम मीटिंग करके आगे की रणनीति देंगे। बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसानों से दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पुलिस परमिशन मांगी, लेकिन किसानों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन उनका अधिकार है, जिस पर पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। हरियाणा पुलिस ने किसानों को एक लिस्ट दिखाई जिसमें दिल्ली जाने वाले 101 किसानों के नाम थे। हरियाणा पुलिस की उसी लिस्ट को लेकर किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई और फिर आखिरकार भारी सुरक्षा व्यवस्था के चलते किसानों को कदम पीछे खींचने पड़े।
अब सोमवार को होने वाली बैठक में किसान संगठन अपनी अगली रणनीति तय करेंगे कि उन्हें दोबारा दिल्ली की ओर बढ़ना है या सरकार की ओर से किसी पहल का इंतजार। देश की खबरों से बाहर निकलते हुए रुख करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। दुनिया के एक और मुल्क में तख्ता पलट हो गया। सीरिया में विद्रोहियों के हमले के बाद असद परिवार के 5 दशक लंबे शासन का खात्मा हो गया। राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग निकले और वहां के प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों को नई सरकार बनाने का न्योता दे दिया। सीरिया में तख्ता पलट की संपूर्ण कहानी इस रिपोर्ट में। किसी ने सोचा नहीं था कि इस बार सीरिया में सिर्फ 11 दिन में तख्ता पलट हो जाएगा। कोई नहीं जानता था कि राष्ट्रपति बशर इतने कमजोर हो जाएंगे कि उन्हें मुल्क छोड़कर भागना पड़ेगा और फिर बशर के महल में यूं लूटपाट शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो गया। 27 नवंबर को विद्रोहियों ने जो हमला शुरू किया वो 8 दिसंबर को इस तरह सीरिया की राजधानी दमिश्क में जाकर थमा। सीरिया की सेना ने बिना लड़े सरेंडर ही कर दिया। हवा में गोलीबारी कर विद्रोहियों ने जश्न मनाया और असद की सत्ता के अंत का ऐलान कर दिया। दमिश्क में लोग टैंकर पर चढ़कर तख्ता पलट का जश्न मनाने लगे। दमिश्क में असद के पैलेस के अंदर विद्रोही घुस गए। चारों तरफ अपने गुट के झंडे लहरा दिए, मानो सीरिया में नया युग आने का ऐलान कर रहे। विद्रोहियों ने असद के राज की सारी निशानियां धीरे धीरे मिटाना शुरू कर दिया। सीरिया में तख्ता पलट के बाद की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। सीरिया हैज फॉलन, बशर हैज फॉलन पूरे दिन ट्रेंड करता रहा, लेकिन इसके साथ वैश्विक अस्थिरता की याद दिलाती कुछ और तस्वीरें भी देखना जरूरी है। जिन देशों में सिविल वॉर जैसे हालात बने उनमें इसी तरह तख्ता पलट हुआ। 2021 में अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार को तालिबान ने इसी तरह उखाड़ कर फेंक दिया था। राष्ट्रपति भवन और संसद में तालिबानी कमांडरों की ये तस्वीरें सुर्खियां बनी थी। इसी तरह अगस्त 2024 में ढाका में शेख हसीना के महल में आंदोलनकारी भीड़ घुसी थी, सब कुछ लूट कर ले गए। अब सीरिया में अलेप्पो और दमिश्क में बशर के महल में विद्रोहियों ने इसी तरह कब्जा किया। यानी दमिश्क के प्रेसिडेंशियल पैलेस में विद्रोहियों के दाखिल होने की तस्वीरें एक सेट, टेम्पलेट और पैटर्न की तरह दिखाई दी। लोग घुसे, जिसे जो मिला उठाकर ले गया। किसी ने एयर प्यूरिफायर उठाया तो कोई लुई विटॉन का बैग ले जाता दिखाई दिया। कुछ तो ऐसे थे जो असद की कुर्सी तक पहुंचे और वहां जाकर वीडियो बनाने लगे। मगर सत्ता हस्तांतरण कैसे हुआ, सीरिया में ये क्लियरली नजर आया। विद्रोहियों के घेरे में सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद जलाली अपने घर से निकले और उनके साथ सेफ लोकेशन पर चले गए। बताया गया कि सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया। मोहम्मद गाजी अल जलाली ने कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। मैं सीरिया को नहीं छोड़ने वाला, ये मेरा घर है। अब एक साथ मिलकर नए सीरिया के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना है। साथ मिलकर चलेंगे तो स्थिरता बनी रहेगी। बिना किसी विवाद सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करूंगा। वो गाजी ही थे जिन्होंने सबसे पहले बशर की सीरिया से भागने की खबर दुनिया से साझा की थी। हालांकि इसके बाद सीरिया की सेना ने भी कहा कि बशर से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। मगर इस बीच विद्रोहियों के गुट ने यह ऐलान कर दिया कि वो एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ सीरिया में शासन की तैयारी कर चुके हैं। दमिश्क शहर को आजाद कर दिया गया है। तानाशाह बशर अल असद को उखाड़ फेंका गया है और अन्यायपूर्ण ढंग से हिरासत में लिए गए सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। सीरिया में असद सरकार के खात्मे के बीच कई जगह अफरा तफरी का आलम भी था। एयरपोर्ट पर अचानक लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कई लोग सीरिया से निकलने के लिए भागते नजर आए।
दूसरी तरफ सीरिया की जेलों में कैदियों को रिहा किया जाने लगा। कई जगह तो राजनीतिक युद्ध बंदी रिहा हुए, जबकि दूसरे जेलों में ISIS के खूंखार कैदियों के भाग जाने की खबरें भी सामने आई। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? इस बार हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने 27 नवंबर को असद शासन के खिलाफ हमले शुरू किए। 4 दिन बाद ही सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। 5 और 6 दिसंबर को हामा और दारा शहर पर विद्रोहियों ने नियंत्रण किया। 7 दिसंबर आते आते होम्स में दाखिल हो गए, सरकारी बिल्डिंगों पर कंट्रोल कर लिया। आखिरकार 8 दिसंबर को विद्रोही लड़ाके दमिश्क में घुसे और तख्ता पलट का ऐलान कर दिया। कहा जा रहा है कि इस बार तुर्की के सपोर्ट वाले विद्रोहियों ने असद की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए जैसे ही असद देश छोड़कर भागे, वैसे ही इस्तांबुल में सीरियाई कंसुलेट पे सीरिया का नया झंडा दिखाई दिया। चूंकि ईरान और हिजबुल्लाह असद के मददगार थे, इसलिए गुस्सा ईरान के खिलाफ भी निकला। विद्रोहियों के साथ सीरिया के कई लोग एम्बेसी में घुसे, सब कुछ तहस नहस कर दिया। हिजबुल्लाह के लीडर रहे हसन नसरल्लाह और ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के पोस्टर फाड़ दिए। इस तरह सीरिया में करीब 54 साल लंबे असद परिवार के शासन का अंत हो गया। बशर के पिता हाफिज अल असद 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और 29 साल तक राष्ट्रपति रहे। बाद में बशर अल असद ने सत्ता संभाली, लेकिन 2011 में गृह युद्ध शुरू हुआ, जिसने अब बशर को सत्ता से बेदखल कर दिया। मगर सीरिया का भविष्य आगे कैसा होगा, ये अनिश्चितता अभी बरकरार है। सीरिया में तख्ता पलट हुआ, लेकिन बांग्लादेश तो 4 महीने पहले ही ये मंजर देख चुका है। हसीना सरकार गिरी, मोहम्मद यूनुस को कमान सौंप दी गई, लेकिन इसका खामियाजा वहां के हिंदू समुदाय को उठाना पड़ रहा है। ढाका में एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ माहौल बना तो उनकी चिंता में आज भारत के कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। जैसे ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री के ढाका दौरे की तारीख फाइनल हुई, उसी वक्त बांग्लादेश में एंटी इंडिया लॉबी एक बार फिर सिर उठाने लगी। पहले हिंदुओं पर अत्याचार और अब भारत विरोध का झंडा बुलंद किया जाने लगा। खालिदा जिया की पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, ढाका में भारतीय दूतावास का घेराव करने की योजना बनाई। एंटी इंडिया लॉबी ने लॉन्ग मार्च निकाला, भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार का आह्वान किया और एक बार फिर भारत विरोधी बयानबाजी की गई। भारत हर कदम पर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे। खालिदा की पार्टी के नेता का बयान जैसे ही वायरल हुआ, भारत में इसी टोन पर जवाब दिया गया। दिल्ली के पास नोएडा, गाजियाबाद समेत दूसरे शहरों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा, तो वहीं लखनऊ से लेकर कोलकाता तक भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर मार्च निकाला गया। हिंदुओं के सपोर्ट में रैली हुई, धरना दिया गया। कई नेताओं ने बांग्लादेश को इतिहास भी याद दिला दिया कि अगर ये स्थिति नहीं बदली तो पहले 1971 की तरह कोई कठोर निर्णय भारत को लेना पड़ेगा। बांग्लादेश की जो आज की जो अंतरिम जो सरकार है, इसके चलते बांग्लादेश में स्थिति अभी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। बांग्लादेश के हालात पर सरकार की भी नजर है। हाई लेवल टॉक्स और मीटिंग हो चुकी है। बॉर्डर को लेकर भी सिचुएशन रिव्यू की गई है। वैसे जिस दौरान भारत में BSF के 60वें स्थापना दिवस की परेड हो रही थी, उसी वक्त बांग्लादेश ने कहा कि अब विदेशी नागरिकों को वहां रहने के लिए जरूरी परमिट लेना होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।